दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 1। संपूर्ण मानवीय अप्रसन्नता केवल एक चीज़ से जन्म लेती है, यह पता न होना कि कमरे में आराम से कैसे रहा जाए। ब्लेज पास्कल। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बाजार बंद होने की घंटी बजने पर ब्रोकर क्यों खुश हो जाते हैं? फिर चाहे दिन बाजार कैसा भी रहा हो, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हैं वे पैसे बनाते हैं। फिर चाहे आपने धन कमाए हो या नहीं, निवेश की जगह स्पेकुलेशन करने से आप अपने संपत्ति निर्माण की संभावनाएं कम करके किसी दूसरे की संभावनाएं बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश कार्य वह है जो विश्लेषण के माध्यम से मूल पूंजी की सुरक्षा और समुचित रिटर्न का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश करने में 3 तत्व समान रूप से मौजूद होते हैं। आपको शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी और उसकी आधारभूत कारोबारी मजबूती का गहन विश्लेषण करना चाहिए। आपको सोच समझकर गंभीर नुकसानों से अपना बचाव करना होगा। आपको असाधारण नहीं बल्कि पर्याप्त प्रदर्शन की आकांक्षा करनी चाहिए। निवेशक शेयर की कीमत की गणना उसके कारोबारी मूल्य के आधार पर करता है। वही स्पेकुलेटर दांव लगाता है कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा क्योंकि कोई दूसरा उसके लिए अधिक भुगतान को तैयार होगा। जैसा कि ग्राहम ने एक बार कहा था कि निवेशक बाजार भाव का अनुमान मूल्य मानक के आधार पर करेगा, जबकि स्पेकुलेटर बाजार भाव को अपना मूल्य मानक आधार बनाता है। स्पेकुलेटर के लिए शेयर के भावों का निरंतर प्रवाह ऑक्सीजन के जैसा है। इसे रोकिए और वे खत्म हो जाएंगे, जबकि निवेशक के लिए उसका महत्व अधिक नहीं है, जिसे ग्राहम कोटेशनल मूल्य कहते हैं। ग्राहम आग्रहपूर्वक आपसे केवल तभी निवेश करने को कहते हैं जब आपको आसानी हो, भले ही आपके पास उसका दैनिक भाव जानने का कोई रास्ता न हो। कैसीनो में दांव लगाने या घुड़दौड़ में पैसा लगाने की तरह बाजार स्पेकुलेशन भी रोमांचक या लाभकारी हो सकता है, अगर आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन संपत्ति निर्माण के लिए यह कल्पना योग्य सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट भी लास वेगास अथवा रेस ट्रैक जैसा है। यह ऐसी असमानताएं है उत्पन्न करता है कि बाजार हमेशा कायम रहे। अंत में यह उन सभी के खिलाफ जाता है जिन्होंने अपने सट्टे के खेल से बाजार को मात देने का प्रयास किया था। वही दूसरी ओर निवेश एक अलग तरह का कैसीनो वन है, जहां अंत में आपकी हार नहीं होती। जब आप खेल के नियमों के अनुसार खेलते रहेंगे, तब तक असमानताएं भी आपके पक्ष में रहेंगी। जहां निवेश करने वाले अपने लिए धन कमाते हैं, वही स्पेकुलेट करने वाले अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। यही कारण है कि वॉल स्ट्रीट हमेशा निवेश की स्थायी गुण की तरह स्पेकुलेशन के बनावटी आकर्षण का प्रचार करते हैं। तेज गति में असुरक्षा। ग्राहम स्पेकुलेशन और निवेश की भ्रमित होने के प्रति सावधान करते हैं कि यह हमेशा से एक गलती है। 1990 के दशक में यह भ्रम बड़ी बर्बादी का कारण बना। लगता था कि लगभग हर किसी का धैर्य चूक गया था और पूरा अमेरिका स्पेकुलेशन नेशन सटोरिया देश बन गया था, जहां ट्रेडर्स भरे पड़े थे।
जो एक के बाद एक शेयरों को इस तरह निशाना बना रहे थे जैसे अगस्त के महीने में टिड्डे घास के मैदानों को में चारों ओर मंडराने लगते हैं। लोगों को यकीन होने लगा कि किसी निवेश तकनीक की जांच का सबसे आसान तरीका यह देखना है कि क्या यह कारगर रही। अगर वे बाजार में सफल रहते, फिर भले ही उनकी तकनीक कितनी भी खतरनाक या मूर्खतापूर्ण रही हो, लोग सही होने का दावा करने लगते थे। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अपने दीर्घावधि वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए आपको सतत और विश्वसनीय रूप से सही होना होगा। 1990 के दशक में जो तकनीकें चलन में थी, उनमें डे ट्रेडिंग, विविधीकरण और अनदेखा करना, लोकप्रिय म्यूचुअल फंड को खरीदते बेचते रहना, स्टॉक चुनने की प्रणालियों का पालन करना आदि शामिल थी, जो काम करती प्रतीत होती थी। लेकिन दीर्घावधि में इनके काम करते रहने की संभावना नहीं थी, क्योंकि यह ग्राहम के निवेश संबंधित 3 पैमानों पर खरे नहीं उतरती थी। अस्थायी तौर पर अधिक रिटर्न मिलने से कुछ साबित नहीं होता। इसे समझने के लिए ऐसे 2 स्थानों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे से 130 मील दूर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलूं, तो यह दूरी 2 घंटे में पूरी कर लूँगा। लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे से ड्राइव करूं, तो वहां तक 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूं तो सलामत बच जाऊं, तो क्या मैं सही था? क्या आप भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि आपने मुझे इसे काम करने की डींग मारते सुना है। बाजार को हराने का दिखावटी प्रचार भी ऐसा ही है। संक्षेप में कहे तो जब तक आपका भाग्य साथ देगा, ये काम करेगा। समय के साथ इससे आपको नुकसान ही होगा। 1973 में जब ग्राहम ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अंतिम बार संशोधित किया था, तब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक टर्नओवर दर 20% थी। अर्थात एक पारंपरिक शेयरधारक अपने पास 5 साल रखने के बाद शेयर को बेचता था। 2002 आने तक यह टर्नओवर दर 105% तक पहुंच गई, जिसमें होल्डिंग अवधि केवल 11.4 माह थी। पहले 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्ष तक स्टॉक पर रहता था। लेकिन 2002 आते आते यह स्वामित्व अवधि सिकुड़कर केवल 10.9 माह यह रह गई। ऐसा लगता था कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने स्टॉक्स का इतना अध्ययन यह पता लगाने के लिए कर रहे थे कि उन्हें वे खरीदने ही नहीं चाहिए थे। ऐसे में वे फौरन उन्हें बेच देते और फिर से नई शुरुआत करते। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी मैनेजमेंट फर्मों में भी आपक होने लगी। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगलन, तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड के मैनेजर जेफरी विनिक की परिसंपत्तियों में टेक्नोलॉजी सेक्टर के 42.5 शेयर थे। विनिक ने कहा, उनके ज़्यादातर शेयरधारकों को फंड में जिन लक्ष्यों के लिए निवेश किया है, वे वर्षों दूर है। मुझे लगता है कि मेरा और उनका लक्ष्य एक ही है और उन्हें भी मेरी ही तरह यही लगता है कि दीर्घावधि का तरीका सबसे बेहतर है। लेकिन उच्च नैतिकता के ये शब्द लिखने के 6 महीने बाद ही विनिक ने अपने लगभग सारे टेक्नोलॉजी शेयर बेच दिए और 8 उन्मादी सप्ताहों में उन्होंने तकरीबन 19 बिलियन कीमत में शेयर बेचे। दीर्घावधि के लिहाज से यह काफ़ी कुछ था
और 1999 आते आते फिडेलिटी का डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीज़न अपने ग्राहकों को पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटरों द्वारा कहीं से भी कभी भी ट्रेड की सुविधा दे रहा था, जो फर्म के नए स्लोगन हर सेकंड कीमती है से पूरी तरह मेल खाता था। तथा नैस्डैक एक्सचेंज में टर्नओवर की गति अत्यधिक तेज़ रही, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाता है। जैसे कि 1999 में प्यूमा टेक्नोलॉजी में शेयर औसतन 5.7 दिन में खरीदे बेचे जाते थे। नैस्डैक के भव्य आदर्श वाक्य द स्टॉक मार्केट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स के बावजूद उनके अनेक ग्राहकों ने शेयरों को अपने पास 100 घंटे भी नहीं रखा। वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को ऐसा बना दिया कि यह तुरंत नोट छापने का तरीका लगने लगा। डिस्कवर ब्रोकरेज सम्मानित फर्म मॉर्गन स्टैनली की ऑनलाइन शाखा ने एक टीवी विज्ञापन चलाया, जिसमें गंदे कपड़े पहने 2 ट्रक ड्राइवर एक समुद्र दिखते नौकर पेशा को लिफ्ट देकर ले जा रहे थे। उसके डैशबोर्ड पर उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की फोटो देखकर नौकर पेशा पूछता है, यहाँ छुट्टी पर जाओगे? ड्राइवर जवाब देता है, वैसे यह मेरा घर है। हैरान होकर नौकर पेशी पूछता है, यह तो एक द्वीप है। शांत विजय मुद्रा से ड्राइवर के साथ ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार इससे भी आगे बढ़ गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना होता और न ही कुछ विचारना होता है। ऑनलाइन ब्रोकर अमेरिट्रेड के विज्ञापन में दो घरेलू महिलाओं को जॉगिंग से वापस आते दिखाया गया। उनमें से एक अपने कंप्यूटर पर लॉक करती है, कुछ एक बार माउस क्लिक करती है और उल्लसित होकर बोलते हैं, मैंने अभी अभी 1700 कमा लिए। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में एक व्यक्ति बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछता है, क्या आप ट्रेड के बारे में जानते हैं? वे जवाब देते हैं, मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। जैक्सन की NBA टीम कितने गेम जीत पाती अगर उन्होंने इसी दर्शन को खेल में आजमाया होता और दूसरी टीम के बारे में कुछ नहीं जानना लेकिन कहना मैं उनके साथ अभी खेलने को तैयार हूँ। यह चैंपियन बनने का फॉर्मूला नहीं लगता। 1999 आने तक लगभग 6 मिलियन लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगे थे और उनमें तकरीबन 10% इंटरनेट का उपयोग कर तीव्र गति से क्रय विक्रय करते हुए डे ट्रेडिंग कर रहे थे। शो जगत की बारबरा स्ट्राइस्ट्रेस से लेकर क्विस न्यूयॉर्क में पहले वेटर का काम चुके 25 वर्षीय निकोलस बिरबास भी शेयर कारोबार कर रहे थे। बिरबास ने हंसते हुए कहा, पहले मैं दीर्घावधि में निवेश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कोई समझदारी नहीं। अब बिरबास दिन में 10 बार ट्रेड करने और उन्हें वर्ष भर में 1 लाख कमाने अनुमान था। मुझे अपने लाभ हानि के कॉलम में लाल रंग देखना पसंद नहीं। स्ट्राइडेस ने फॉर्च्यून को दिए अपने साक्षात्कार में चौंकाते हुए कहा, मैं वृषभ राशि की बुल हूँ, इसलिए लाल रंग मुझे पसंद नहीं। लाल रंग दिखते ही मैं फ़ौरन अपने शेयर बेच देती हूँ। शेयरों के संबंधित डेटा को निरंतर शराब खानों और नाई की दुकानों, रसोई से लेकर कैफ़े, टैक्सी कैब से लेकर ट्रक स्टेशनों तक पहुंचाकर वित्तीय वेबसाइटों और वित्त टीवी ने शेयर बाजार को एक अंतहीन राष्ट्रीय वीडियो गेम बना दिया। जनता खुद को बाजार का इतना जानकार मानने लगी जितना पहले कभी नहीं थी। दुर्भाग्य से लोग डेटा में डूब रहे थे, वहाँ ज्ञान कहीं नहीं था। शेयर
उनसे पूरी तरह अलग थे। जिन कंपनियों ने उन्हें जारी किया था, पूर्ण कपोल कल्पना सिर्फ टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिप की तरह गुजरने वाले। अगर यह क्लिप ऊपर जाता हो तो फिर कुछ मायने नहीं रखता था।